तो चलिए आज हम प्राचीन ग्रीस में दास्ता की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये काफी जटिल विषय है और हम खास तौर पर दो बिल्कुल अलग मॉडल्स को देखेंगे, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टन हेलोट्स के बारे में ये जो प्राचीन बात कही गई है वो बिल्कुल साफ करती है कि ग्रीस में दास्ता का कोई एक सीधा साधा मतलब नहीं था। यहाँ चीजें काफी पेचीदा थीं और यहीं से हमारा मुख्य सवाल खड़ा होता है। तो ये दो अलग अलग सिस्टम्स आखिर बने कैसे? इसे समझने के लिए हम पहले उन बुनियादी शर्तों को देखेंगे जिनसे ये दोनों उभरे। फिर हम एथेंस के मॉडल को समझेंगे, उसके बाद स्पार्टा पर आएंगे और अंत में दोनों की तुलना करके कुछ जरूरी सवालों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम एथेंस और स्पार्टा की अलग अलग बात करें, हमें उन सामाजिक बदलावों को समझना होगा जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर जबरन मजदूरी करवाना मुमकिन हो पाया। तो देखिए, समाज छोटे छोटे गांवों से बदलकर ज्यादा जटिल आद्य राज्यों या प्रोटो स्टेट्स में कैसे तब्दील हुआ। ये ऐसे समूह थे जहां ताकतवर नेताओं के पास दौलत और सैनिक शक्ति थी। इनमें फॉर्मल कानून या ब्यूरोक्रेसी तो नहीं थी, लेकिन ये इतने विकसित जरूर थे कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें और युद्ध लड़ सकें। और इसी अधिशेष यानी सरप्लस ने एक ऐसे तबके को जन्म दिया जिसे खुद काम करने की जरूरत नहीं थी और जो दूसरों से जबरदस्ती काम करवा सकता था। अब आते हैं एथेंस पर। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन यहाँ एक दास समाज का रास्ता आज़ादी से जुड़े एक बहुत बड़े कदम से खुला। सोलन के सुधारों से पहले एथेंस में हेक्टिमोरोई नाम की एक प्रथा थी। इसका मतलब था छठे हिस्सेदार। ये वो एथेनियन किसान थे जो कर्ज में डूबे होते थे और अपनी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगान के तौर पर देते थे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी अपनी आज़ादी छिन जाती थी। मतलब एथेंस के नागरिक ही कर्ज की वजह से गुलाम बन सकते थे। फिर आया 594 ईसा पूर्व का समय, जब सोलन ने अपने मशहूर सुधार किए। इन्हें बोझ उतारना भी कहा जाता है। उन्होंने कर्ज के बदले गुलाम बनाने की प्रथा खत्म कर दी। मतलब अब किसी भी अथेनियन नागरिक के शरीर को कर्ज के बदले गिरवी नहीं रखा जा सकता था। वो कानूनी तौर पर आज़ाद था। लेकिन इस आज़ादी का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी उम्मीद नहीं थी। अमीरों के लिए काम करने वाले मजदूरों की अचानक भारी कमी हो गई। तो हुआ ये कि जिन किसानों को अभी अभी आज़ादी मिली थी, वो अब दूसरों के लिए भाड़े पर काम करने को तैयार नहीं थे। उनके लिए किसी और पर इस तरह निर्भर होना एक तरह की सीमित दास्ता जैसा था। वो इसे अपनी नई नागरिकता और स्वतंत्रता के खिलाफ मानते थे। और यहीं पर वो विरोधाभास साफ नजर आता है। एथेनियन किसान की आज़ादी और विदेशी कैदी की गुलामी, ये एक ही ऐतिहासिक बदलाव के दो पहलू बन गए। जब स्थानीय मजदूर मिलने बंद हो गए तो एथेंस के अमीर लोगों ने बाहर से मजदूर लाने शुरू कर दिए जिन्हें गुलाम बनाया जाता था। तो ये बाहरी दास आते कहाँ से थे? इसके तीन मुख्य स्रोत थे। पहला, युद्ध, जहां हारने वालों पर जीतने वालों का पूरा हक होता था। दूसरा, समुद्री डकैती और अपहरण, जो उस जमाने में आम बात थी। और तीसरा, एक संगठित व्यापार, जहां थ्रेस और एशिया माइनर जैसे इलाकों से गैर यूनानियों को दास बनाकर बेचा जाता था। मशहूर इतिहासकार M.I. फिनले ने इस पर एक बहुत ज़रूरी फ्रेमवर्क दिया है। उनके मुताबिक एथेंस जैसा दास समाज बनने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी ज़रूरी हैं। पहली, ज़मीन कुछ अमीर लोगों के हाथों में होनी चाहिए ताकि उन्हें बड़ी संख्या में बाहरी मजदूरों की ज़रूरत पड़े। दूसरी, बाजार विकसित होने चाहिए जहां जैतून के तेल और चांदी जैसी चीज़ें बेचकर पैसा कमाया जा सके ताकि दासों को खरीदा और रखा जा सके। और तीसरी और सबसे जरूरी, स्थानीय आबादी से जबरदस्ती काम करवाने पर कोई कानूनी या सामाजिक रोक होनी चाहिए, जैसा कि सोलन के सुधारों के बाद एथेंस में हुआ। चलिए अब स्पार्टा की बात करते हैं। एथेंस के मॉडल से बिल्कुल अलग स्पार्टा ने एक दूसरा ही रास्ता अपनाया। यहाँ दास प्रथा किसी आर्थिक सुधार का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये सीधी सीधी सैनिक विजय से पैदा हुई थी। स्पार्टा ने जब अपने पड़ोसी मेसिनिया पर कब्जा किया तो उन्होंने वहां के लोगों को कहीं और ले जाकर नहीं बेचा, बल्कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके पूरे समाज का चरित्र तय कर दिया। उन्होंने मेसिनिया की पूरी आबादी को उनकी अपनी ही जमीन पर, उनके अपने ही घरों में सामूहिक रूप से गुलाम बना लिया। तो अब देखिए कि एथेंस के दास और स्पार्टा के हेलोट में जमीन आसमान का फर्क था। एथेंस का दास किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति था। वो एक विदेशी था जिसे उसके समाज से तोड़कर लाया गया था। वहीं स्पार्टा का हेलोट पूरे राज्य की संपत्ति था। वो कोई बाहरी नहीं बल्कि जीता हुआ ग्रीक ही था।
सबसे बड़ी बात, हेलोट्स के परिवार और समुदाय बने रहे, जबकि एथेंस के दास की सामाजिक पहचान पूरी तरह खत्म कर दी जाती थी। इसी वजह से हेलोट्स की स्थिति बहुत अलग थी। वो अपने परिवार और समुदाय के साथ रहते थे और उनके मन में अपनी आज़ादी की एक सामूहिक याद जिंदा थी। यही बात उन्हें एक तरफ खेती के लिए बहुत उपयोगी बनाती थी, तो दूसरी तरफ स्पार्टा के लिए उतना ही खतरनाक भी। अब सोचिए, एक ऐसी आबादी पर कैसे काबू पाया जाए जो संख्या में आपसे कहीं ज्यादा हो और आपसे नफरत करती हो। इसके लिए स्पार्टा ने संस्थागत आतंक का सहारा लिया। इसमें एक थी क्रिप्टिया, जो एक तरह की सीक्रेट पुलिस थी। नौजवान स्पार्टन अपनी ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर हेलोट्स को डराते, धमकाते और उनकी हत्या तक कर देते थे। इसके अलावा हर साल स्पार्टा के अधिकारी हेलोट आबादी के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करते थे। इससे किसी भी स्पार्टन को किसी हेलोट को मारने की कानूनी इजाजत मिल जाती थी। हेलोट्स के लिए ये तय था कि उन्हें अपने खेती की उपज का लगभग आधा यानी 50% हिस्सा अपने स्पार्टन मालिकों को देना होगा। बचा हुआ आधा वो अपने गुजारे के लिए रख सकते थे। और यही वो आर्थिक नींव थी जिस पर पूरा स्पार्टन समाज टिका था। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से सैनिकों का समाज था। हेलोट्स की मेहनत की वजह से स्पार्टन नागरिकों को खेती-बाड़ी जैसे कामों से पूरी तरह आज़ादी मिल गई और वो अपना पूरा जीवन सिर्फ उस सैनिक ट्रेनिंग में लगा सकते थे जो हेलोट्स को दबाकर रखने के लिए ज़रूरी थी। अब देखते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स का अंजाम क्या हुआ, क्योंकि इससे हमें इनके असली चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सदियों की गुलामी के बाद 371 ईसा पूर्व में जब थीब्स की सेना ने स्पार्टा को हराया तो मेसिनिया के हेलोट्स को आज़ाद कर दिया गया। और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें तुरंत ही दूसरे ग्रीक राज्यों ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। इससे ये साबित हुआ कि हेलोट होना असल में एक सैनिक कब्जे के तहत जीना था, न कि पूरी तरह से अपनी सामाजिक पहचान खो देना, जैसा एथेंस के दासों के साथ होता था। कब्जा खत्म होते ही उनकी पहचान एक समुदाय के रूप में वापस आ गई। तो ये जो हमने समझा, ये हमें सोचने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी सवाल देता है। पहला सवाल ये है कि एथेंस में नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की धारणा ने कैसे गैर नागरिकों के लिए दास्ता के विकास में सीधा योगदान दिया। दूसरा सवाल ये है कि इस बात ने स्पार्टा के पूरे राज्य की संरचना को कैसे आकार दिया कि हेलोट्स कोई बाहर से लाए गए लोग नहीं, बल्कि उन्हीं की ज़मीन पर गुलाम बनाए गए अंदर के लोग थे। और आखिरी सवाल, एम.आई. फिनले ने दासों वाले समाज और दास समाज के बीच फ़र्क किया है। जो हमने आज समझा, उसके आधार पर आप एथेंस और स्पार्टा को इस फ़र्क के हिसाब से कहाँ रखेंगे?